तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को मनोविज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूं। पिछली क्लास में मैंने आप सभी को मनोविज्ञान का जो हमारा तीसरा अध्याय है, तीसरे अध्याय को काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आप सभी को समझा दिया था। कल मैंने आप सभी को आत्म को समझाया था, आत्म संप्रत्यय को समझाया था, व्यक्तिगत आत्म, सामाजिक आत्म, काफ़ी सारे पॉइंटों को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी को समझा करके तीसरे अध्याय को समझाने का काम समाप्त कर दिया था। इसलिए प्यारे बच्चों, आज इस तीसरे अध्याय का हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, ये जो तीसरा अध्याय है यह SBPD पब्लिकेशन बुक, ठीक है, SBPD पब्लिकेशन बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आते हैं प्रश्न उत्तर पे। हमारा जो पहला प्रश्न निकल करके आता है, पहला प्रश्न है आत्म, जिसे हम सौ भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था। आत्म से आप क्या समझते हैं? तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था आत्म के बारे में कि व्यक्ति जो है, जो दूसरों से अपने आप को जो अलग करता है, तो अलग करने के लिए जिन विचारों को, अनुभूतियों को, ठीक है, जिन गुणों को या जिस माध्यम से अपने आप को वह वर्णन करता है, वही आपको आत्म कहलाता है। जैसे मैं, मेरा, मुझसे, इस प्रकार से। जैसे मेरा नाम मुकेश है, इस प्रकार से। मेरा मैं डॉक्टर हूं, इस प्रकार से मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी को पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कि आत्म से तात्पर्य अपने को एक वस्तु के रूप में देखते हुए स्वयं के बारे में विचारों एवं अनुभूतियों की समग्रता विकसित करने से होती है। आत्म में उन सभी गुणों की एक सूची होती है जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को वर्णन करता है। ठीक है, काफ़ी छोटा अध्याय है। पहला प्रश्न आपका समाप्त होता है। दूसरा प्रश्न है व्यक्तिगत आत्म से आप क्या समझते हैं? व्यक्तिगत आत्म को ही भौतिक आत्म भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था, जिसमें आपको कहा जा सकता है कि जैसे व्यक्ति जब अपने उपलब्धियों को दर्शाता है, अपने संपत्ति को दर्शाता है, तो वही आपको व्यक्तिगत आत्म कहलाता है। जैसे ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा घर है, ये मेरी ये कार है, या व्यक्ति जो अपने बारे में वर्णन करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग कुछ इस प्रकार से देखेंगे। इसमें व्यक्ति अपने स्वयं या आत्मा के संबंध में एक विशेष धारणा रखता है कि वह अच्छा है या बुरा, स्वयं स्वस्थ है या अस्वस्थ है। उसके इसी सोच या धारणा को व्यक्तिगत धारणा या आत्म कहा जाता है। ठीक है, व्यक्ति की व्यक्तिगत समायोजन पर व्यक्तिगत आत्मा का निश्चित प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेस नहीं होगा, यहाँ पर से स्पेस आपको चले आया। ठीक है, तीसरा आपका जो प्रश्न है सामाजिक आत्म से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको सामाजिक आत्म की भी आपको बताया था। सामाजिक संबंधों के बारे में जब हम बताएंगे तो वह सामाजिक आत्म कहलाएगा। जैसे यह मेरा बेटा है, यह मेरा शिष्य है, इस प्रकार से मैंने आप सभी को समझाया भी था। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक आत्म का अर्थ वह आत्म से है जो सामाजिक संबंधों से संबंध होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार तथा अपने समाज के बारे में एक विशेष धारणा बनाए रखता है, इसलिए इसे पारिवारिक आत्म या संबंधन आत्म भी आपको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपको समाप्त होता है। चौथा आपका प्रश्न है सांस्कृतिक आत्म से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है ना हो जाएगा इस आत्म का संबंध संस्कृति से होती है। प्रायः इसके दो रूप देखे जा सकते हैं। भारतीय परिवेश में सांस्कृतिक आत्म का अर्थ अपने आप के साथ साथ अपनी संस्कृति से संबंध रखना तथा संस्कृति के साथ सकारात्मक भाव रखना। ठीक है, इस प्रकार से सांस्कृतिक आत्म आपको कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है आत्मसम्मान किसे कहते हैं? मैंने आपको आत्मसम्मान भी आपको समझा दिया था, इसलिए इसका उत्तर डायरेक्टली हम लोग उत्तर पर ही आते हैं, क्योंकि सारा बात मैंने कल आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाया था। ठीक है, तो आत्मसम्मान में आपको हो जाएगा आत्म एक संज्ञानात्मक पक्ष है। आत्मसम्मान जिसके कारण व्यक्ति अपने आप को सम्मानित समझता है, इसलिए वह ऐसा व्यवहार करता है कि जिससे उससे सम्मान मिलता है, और ऐसे व्यवहार नहीं करता जिससे
उसको सम्मान मिलने की संभावना नहीं होती है। उच्च व्यवहारों पर इस आत्मा पक्ष का गहरा प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, तो आत्मसम्मान को मैंने कल भी आपको समझाया था। यदि कल की क्लास आप अटेंड नहीं किए हैं तो आप अवश्य रूप से कर लें। ठीक है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल की क्लास का लिंक आपको दे दूंगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है व्यक्तिगत अनन्यता का क्या अर्थ है। मैंने व्यक्तिगत अनन्यता को भी बताया था, पर्सनल आइडेंटिटी। ठीक है, जिसको हम व्यक्तिगत अनन्यता को पहचान निर्माण भी बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था। तो उत्तर इसका डायरेक्टली हम लोग उत्तर पढ़ाते हैं। व्यक्तिगत अनन्यता से अर्थ व्यक्ति के गुणों से है जो उसे दूसरों से अलग करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने नाम, अपनी विशेषताओं, क्षमताओं, विश्वासों का वर्णन करता है तो वह व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत अनन्यता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे मेरा नाम मुकेश है तो मैं दूसरों से मैं खुद को अलग कर रहा हूँ। मैं टीचर हूँ तो मैं दूसरों को खुद से अलग कर रहा हूँ। तो यह मेरा एक प्रकार का आइडेंटिटी हो गया, यानी व्यक्तिगत अनन्यता हो गया, अर्थात मैं पहचान का निर्माण कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही आपका व्यक्तिगत अनन्यता हो गया। सातवां आपका प्रश्न है सामाजिक अनन्यता। सामाजिक अनन्यता के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जब हम सोशल आइडेंटिटी बोलेंगे, जैसे मेरा नाम मुकेश है, यह व्यक्तिगत अनन्यता। लेकिन जब मैं कहूँगा कि मैं हिंदू हूँ, सामाजिक अनन्यता, पूरे समाज का बोध हो रहा है। मैं भारतीय हूँ, मैं उत्तर भारत का रहने वाला हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, इस प्रकार से सामाजिक अनन्यता के अंतर्गत आता है। तो उत्तर डायरेक्टली हम लोग देखेंगे। सामाजिक अन्यता का अर्थ व्यक्ति के उन पक्षों से है जो किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक स्थिति से संबंध रखते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि वह हिंदू या मुस्लिम है, ब्राह्मण या आदिवासी, उत्तर भारतीय है या दक्षिण भारतीय है, तो वह व्यक्ति अपने सामाजिक अन्यता के बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ पर लघु प्रश्न उत्तर आपका समाप्त होता है। काफ़ी छोटा सा अध्याय है, चूँकि आपका मनोविज्ञान में कुल 21 अध्याय है SPPD बुक के अकॉर्डिंग, जबकि NCERT में मात्र 9 ही अध्याय है। ठीक है, इसलिए हर अध्याय को SPPD ने 3 भागों में तोड़ करके आपको पढ़ाया है। तो जाहिर सी बात है कि आपका हर अध्याय काफ़ी छोटा होगा। दीर्घ प्रश्न उत्तर मात्र एक दीर्घ प्रश्न उत्तर प्यारे बच्चों आपको बनता है, वो भी लघु में ही मैंने आपको बता दिया। आत्म क्या है, तो ऊपर में ही सबसे पहले मैंने आत्म समझा दिया था, यही आपका आत्म मैंने आपको दीर्घ में दिया है। फिर आपको इसके प्रकार में व्यक्तिगत आत्म मैंने बता ही दिया, सामाजिक आत्म मैंने आपको बता ही दिया। तो एक बार मैं रीड कर लेता हूँ। आत्म या स्व क्या है, इसके प्रकार का वर्णन करें। ठीक है, तो व्यक्ति जिस प्रकार दूसरे व्यक्ति के बारे में एक विशेष धारणा रखता है, उसी प्रकार वह अपने आप के बारे में भी एक निश्चित धारणा रखता है। इसी धारणा को आत्म कहा जाता है। आत्म या स्व के निम्नलिखित प्रकार है। आत्म और स्व तो एक ही होता है, मैंने आपको बताया था। एक व्यक्तिगत आत्म हो गया, दूसरा सामाजिक आत्म है ना, हो गया। ऊपर मैंने व्यक्तिगत आत्म और सामाजिक आत्म मैंने आपको बताया ही था, इसलिए ज़्यादा समझाने का कोई आपका जरूरत नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों अब हम आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न काफ़ी मात्र 4 ही प्रश्न आपको निकल करके आता है। ठीक है, प्रारंभ में आत्म का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था। मैंने आपको कहा था कि दर्शन शास्त्र में आपको किया जाता था। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि दर्शन शास्त्र 2 प्रकार से, एक भारतीय दर्शन में, ठीक है, भारतीय दर्शन में आत्म का अर्थ आत्मा से लगाया गया है, जबकि वेस्टर्न यानी कि वेस्टर्न दर्शन शास्त्र में, यानी पश्चिमी दर्शन शास्त्र में आत्म का अर्थ मैं, मेरा, मुझसे आपको लगाया गया है। किस आत्म का स्पष्टीकरण दूसरे के संबंध से होता है, तो जाहिर सी बात है सामाजिक आत्म। ठीक है, नेक्स्ट है किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को संगठित और जांचने की योग्यता से है, तो निश्चित तौर पे यह हो जाएगा आत्मनियमन। व्यक्ति के रूप में हम सदैव मूल्य या मान और अपनी योग्यता के बारे में निर्णय या आकलन करते रहते हैं। व्यक्ति का अपने बारे में यह मूल निर्णय को क्या कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है आत्मसम्मान आपको कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर तीसरा अध्याय आपको मनोविज्ञान का समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चौथा अध्याय आपको प्रारंभ कर दूंगा। मनोविज्ञान का जितने भी अध्याय हैं, सभी अध्याय आपको छोटे अध्याय हैं। सभी अध्याय को मैं 2 दिन में समाप्त करूंगा। एक दिन लेक्चर लेने का काम होगा और एक दिन प्रश्न उत्तर कराने का काम होगा। कोई अध्याय ऐसा है कि जिसमें 4 दिन आपको लग सकता है या 3 दिन लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर अध्याय 2 दिन में आपको समाप्त किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।